प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की व्याख्यानमाला में आपका फिर से स्वागत है। विश्वास है कि आप सब पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने निबंध की परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी। विभिन्न विद्वानों के निबंध के बारे में क्या विचार हैं उसके बारे में जाना था। तत्पश्चात हमारे सामने एक सवाल उठता है कि निबंध या अंग्रेजी में जैसे ऐसे शब्द आया है उसका स्वरूप क्या हो सकता है, या फिर अगला सवाल उससे ही निकलता हुआ कि उसकी विशेषताएं कौन सी हो सकती है। तो स्वरूप और विशेषताएं एक दूसरे के बीच में गूंथे हुए रहते हैं। यदि स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो गया तो उसकी विशेषताएं भी हमारे सामने आ जाएगी, और यदि विशेषताएं स्पष्ट होगी तो हम उसके स्वरूप की पहचान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया है निबंध के साथ साथ ऐसे शब्द का, जो कि यूरोप में आया है, लैटिन में भी आया है, इंग्लिश में भी आया है। तो हमने जब प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग किया था तो उसको पूरी तरह हमने स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जब हमने हिंदी में निबंध के बारे में जान लिया है तो इस शब्द के बारे में भी थोड़ा सा हमें जान लेना होगा। तभी हम स्वरूप को और इन दोनों के आपसी संबंध को, किसके, ऐसे और निबंध के, स्थापित कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये शब्द जो है ऐसे कहाँ से आया इंग्लिश में, या इसकी व्युत्पत्ति कहाँ हुई, किस भाषा में हुई, या इसका अर्थ क्या है। तो इस बारे में भी अलग अलग भाषाओं में इस शब्द का जिस तरह से उपयोग किया गया और वहाँ से इंग्लिश में आया, फिर उसका जो अर्थ बना, अर्थ निकला, उसमें से कौन से अर्थ को हम लोग सही मानते हैं या हमारे निबंध के ज़्यादा निकट पड़ता है, वो जानकारी भी हमको आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम लेंगे। ऐसे जो शब्द है वो एक तो हम ये मानते हैं कि लैटिन भाषा के एक्सियर शब्द से, लैटिन भाषा में एक एक्सियर शब्द है, वहाँ से आया ऐसा माना जाता है। और एक दूसरा और विचार है कि फ्रेंच शब्द एसाई से निकला है। तो दो विचार हो गए ना यहाँ, कि किन भाषाओं से निकला, किस भाषा से निकला, किस शब्द से निकल करके इंग्लिश में जो है ऐसे शब्द आया। तो एक तो एक्सियर शब्द आया जो लैटिन से आया है, और दूसरा आया है फ्रेंच शब्द एसाई से। तो दो शब्द हो गए। अब दोनों के अर्थ क्या हैं वो यहाँ देखना पड़ेगा, और हमारा ऐसे जो शब्द है वो निबंध के कौन सा निकट होगा, या ऐसे के पास इनमें से कौन सा शब्द निकट होगा। तो यहाँ सबसे देखते हैं हम फ्रेंच शब्द जो एसाई है उसका क्या अर्थ है। फ्रेंच शब्द जो एसाई है उसका अर्थ निकलता है प्रयत्न करना, उसका अर्थ निकलता है प्रयत्न करना। और लैटिन भाषा में जो एक्सियम या एक्सियर शब्द है उसका अर्थ निकलता है परखना या मूल्यांकन करना, परखना या मूल्यांकन करना। अब ये दोनों अर्थ हमको मालूम हो गए, दोनों भाषाओं के अर्थ हमको मालूम हो गए कि फ्रेंच भाषा में जो एसाई शब्द काम में लेते हैं उसका क्या अर्थ है, और लैटिन में जो एक्सियर शब्द काम में लेते हैं, एक्सियम शब्द काम में लेते हैं, उसका क्या अर्थ है। अब इन अर्थ को हम देख करके आगे बढ़ते हैं। तो जो ऐसे शब्द है वो किसके अधिक निकट दिखता है, वो दिखता है
लैटिन भाषा का जो एक्सियर शब्द है उसके अधिक निकट जान पड़ता है। और चूंकि हम हिंदी में ऐसे से ही जो है निबंध को ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से हम नहीं जोड़ते लेकिन फिर भी ले जा रहे हैं, तो निबंध भी एक्सियर के ही अधिक निकट पड़ता है, या ऐसे जो है एक्सियर के अधिक निकट पड़ता है। अब एक सवाल और उठता है, अर्थ तो हमने जान लिया कि ऐसे का फिर स्वरूप क्या हो सकता है। पीछे परिभाषाएं भी हमने देखी है, विदेशी जो विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई, लेकिन उनमें से एक विद्वान को हम विशेष तौर पर देखेंगे जिनका नाम है माइकेल डी मॉन्टेन। माइकेल डी मॉन्टेन। तो इसके स्वरूप को समझने के लिए हम मुख्यतः कुछ जो पश्चिमी विद्वान हैं उनके विचारों का अध्ययन भी करते हैं और उसी के अंतर्गत हम मॉन्टेन ने क्या कहा उसके बारे में भी जानते हैं। तो यूरोप में जो आधुनिक निबंध है या जो ऐसे है उसका जन्मदाता माइकेल डी मॉन्टेन को ही माना जाता है। भाई सबका विचार एक हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग जिसमें सहमत होते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो माइकेल डी मॉन्टेन जो शायद मेरे ख्याल से फ्रेंच थे, उनको आधुनिक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। ये 1533 से लेकर के 1592 के बीच में इस दुनिया में रहे। इन्होंने बहुत से निबंध लिखे और इनके निबंधों को एसाई नाम से जाना जाता है। फ्रेंच में जो एसाई नाम दिया गया है उसी नाम से इनके निबंधों को जाना जाता है। अब एसाई नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुत से निबंध भी लिख दिए। तो निबंध के बारे में आपके विचार क्या हैं, तत्पश्चात थोड़ा सा स्वरूप हमारे सामने आएगा। इन्होंने निबंध को क्या कहा, किन्होंने, माइकेल डी मॉन्टेन ने निबंध को क्या कहा। निबंध के बारे में बताते हुए आप कहते हैं कि विचारों, उद्धरणों तथा कक्षाओं का मिश्रण, तथा कक्षा बोल दिया, कथाओं का मिश्रण बताया है। और ये बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह भावनाएं हैं। किसका मिश्रण बताया, विचारों, उद्धरणों और कथाओं का। और आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये सब क्या है, भावनाएं हैं और इनके द्वारा मैं किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता। भावनाएं हैं और ये कहते हैं कि मैं जो ये चीज़ लिख रहा हूँ इसमें मैं ये नहीं कह सकता, या मैं ये नहीं कहता, या मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूँ वो किसी सत्य का अन्वेषण है, मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य का अन्वेषण है। ऐसा दावा मानते हैं कहीं पर भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं फिर वो इसी में आगे, वो कहते हैं कि इनके द्वारा अर्थात निबंधों के द्वारा मैं अपने आप को अर्थात पाठकों को, स्वयं को किसको पेश करता हूँ, किसको प्रस्तुत करता हूँ, अपने पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूँ। निबंधों के माध्यम से मैं अपने को अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। अर्थात स्वयं जिस रूप में विचार करते हैं, जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वो मैं पाठकों के सामने रखता हूँ। किसके माध्यम से, निबंध नामक इस रचना के माध्यम से, ऐसे नामक इस रचना के माध्यम से, या फ्रेंच में जाएं तो एसाई के माध्यम से। अब यहाँ हमने इनके विचार पढ़े तो इन विचारों से ये चीज़ निकल कर के आती है कि मॉन्टेन जो है निबंध की यहाँ कोई परिभाषा तो स्पष्ट नहीं कर पाते कि निबंध क्या होता है, कैसा होता है, या निबंध किस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं निबंध के रूप को। लेकिन जब हम इनकी कही गई बातों को पश्चिम के अन्य विद्वानों के साथ जोड़ करके
अन्य विद्वानों के विचारों के साथ जोड़ करके जब देखते हैं तो निबंध का कुछ एक रूप हमारे सामने निकल करके आ जाता है। पूरी तरह तो रूप स्पष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हद तक ऐसे का जो स्वरूप है वो हमारे सामने निकल करके आ जाता है। जब मॉन्टेन कह रहे हैं निबंध के बारे में जो बात, उसी को जो हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कह रहे हैं, ये उत्श्रृंखल तरंग मानते हैं निबंध को। ऑसबर्न्स जो समसामयिक विषयों पे हल्के और औपचारिक ढंग से विचार मानते हैं निबंध को। प्रिस्टले जो किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल आत्माभिव्यक्ति मानते हैं निबंध को। और बेकन का ये मानना है कि निबंध जो है केंद्रीभूत ज्ञान है जिसके कतिपय पृष्ठ तथा कुछ पृष्ठ विचारों की सहज अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है, वो निबंध है। तो इस तरह से जब हम इन विद्वानों के विचारों को मॉन्टेन के विचारों के साथ जोड़ते हैं तो निबंध का कुछ कुछ स्वरूप हमारे सामने निकल करके आ जाता है। इसके साथ साथ हार्वर्ड और हिल तथा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तथा हडसन जो है, इनके विचारों को भी हम साथ रखते हुए इस बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ एक ऐसे जो इंग्लिश का ऐसे शब्द है, उसमें ऐसे का क्या स्वरूप है वो हमारे सामने निकल करके आ जाता है। इसी तरह से भारतीय विद्वानों पर जब बात करते हैं तो उनके माध्यम से जिसे हम निबंध कहते हैं, उनके माध्यम से हल्का फुल्का स्वरूप हमारे सामने निकल करके आ जाता है। वो जो बात कहते हैं निबंध के बारे में भारतीय विद्वान, तो इस तरह से एक निबंध का चाहे पूरी तरह से रूप या स्वरूप निखर करके या स्पष्ट होकर के हमारे सामने नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी एक रूपरेखा उसकी हमारे सामने निकल करके आ जाती है। जब हमारे सामने निबंध की परिभाषाएं आ गई, हमारे सामने निबंध का स्वरूप आ गया, तो कुछ कुछ स्वरूप निखरने के, स्वरूप सामने आने के कारण हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये तभी हुआ है जबकि उनकी विशेषताएं भी हमारे सामने आई है। किसी भी चीज़ का स्वरूप जब हम पहचानते हैं तो उसमें जो उपस्थित विशेषताएं हैं उनके कारण ही पहचान पाते हैं। तो हमारा अगला व्याख्यान जो होगा वो निबंध की विशेषताओं पर होगा, ताकि हम निबंध के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें या कोई हमसे पूछे, क्योंकि हम अब पढ़े लिखे लोगों में ऊपर वाली श्रेणी में शामिल हो रहे हैं, तो लोग हमसे अपेक्षा रखेंगे कि हम निबंध के बारे में जानते होंगे और वो हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे निबंध के बारे में, तो हम उनको बता सकें कि निबंध क्या होता है, निबंध कितना बड़ा हो सकता है, निबंध में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो किस तरह से करनी है, कौन कौन से विषय हम निबंध में रख सकते हैं, और उन निबंधों को रखते समय कहाँ तक भावों को रखना है, कहाँ तक विचारों को रखना है, कहाँ तक उद्धरणों को रखना है, कहाँ तक पद्य को रखना है, कहाँ गद्य का उपयोग करना है, ये सारी बातें हमें निबंध के स्वरूप के सामने निकल करके सामने आ जाती है। हम दूसरे को बताने में भी सक्षम हो सकते हैं और वो भी इसमें रुचि लेकर के इस बारे में और आगे जानने की कोशिश करेगा, उसका ध्यान इन चीज़ों में हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का मैं ये जो व्याख्यान है हमारा, इसको यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से रहें, कोरोना के नियमों का पालन करते रहें, ताकि आपके घर के बुज़ुर्गों को कष्ट नहीं झेलना पड़े, आपको भी कष्ट नहीं झेलना पड़े। आशा है आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।